अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का सबसे अहम मौजू इश्क़ लाजवाब, इश्क़ बेकरार, लाजवाल दिल, लाजवाब इश्क। इश्क वाला लव, लीव्स वाला ट्री, प्लास्टिक वाली बोतल। आई थिंक आई जस्ट वांट टू क्विकली एड्रेस दिस अगेन। हमने कोई डीप डाइव नहीं किया कि प्रोड्यूसर्स कौन है इश्क़ लाजवाल का। इश्क़ लाजवाल इसकी प्रोडक्शन किसने की है। ऑब्वियसली एट द फ्रंट ऑफ इट आप लोग को नज़र आ रहा है कि एक यूट्यूब चैनल है जिसने अनाउंस किया है ये रियलिटी टीवी स्टाइल डेटिंग शो। लेकिन हकीकत ये है कि इसके पीछे काफ़ी क्लियरली एक हाई प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन टीम कौन है अभी नहीं पता, हमने नहीं इन्वेस्टिगेट किया। प्रॉब्ली हम फॉलो अप क्लिप में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आई, कौन ये साइंसदान थे, कौन ये जीनियसेस थे जो इस शो को पाकिस्तान से बाहर प्रोड्यूस करके पाकिस्तान में रिलीज़ करना चाहते थे। इसका मकसद क्या था, सिर्फ ट्रेंड पे हॉप ऑन करना और कंटेंट प्रोड्यूस करना। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, जो टेक्निकल डिटेल्स हैं प्रॉब्ली हम कल फॉलो अप करेंगे इंशाल्लाह इस पे। लेकिन जो सरसरी एक मैं अगर आपको एनालिसिस दे सकता हूँ कि रियलिटी टीवी ये वॉयरिज्म का एक सब कैटेगरी में आती है, जहाँ पे आप खिड़कियों के अंदर लोगों की ज़ाती ज़िंदगी को झांक के देखना चाहते हैं। फैमिली व्लॉग भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जहाँ पे आप लोगों के अज़दवाजी ताल्लुकात, घरेलू मसाइल, मियाँ बीवी के वो दिन दिन के मतलब क्या खा पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कब नहाया, कौन कब गया, इस तरह। उसी तरह अनइंटरप्टेड सो कॉल्ड नॉट स्क्रिप्टेड नेचुरल एक्सेस जो होता है रियलिटी टीवी के डेटिंग शोज़ का, क्योंकि ये लव आइलैंड की कॉपी है। अगेन इसकी जो शरी कॉन्सिक्वेंसेस हैं या शरी इसकी हैसियत है या पाकिस्तान के कानून की हैसियत है, वो तो डिस्कस करना भी मेरे ख्याल में मूट है। काफ़ी वाज़ेह है कि एक लिबरल एलीट है पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टेंटली हमारी माशरत की सेंसिबिलिटीज़ का, शर्म हया के तकाज़ों को पुश करती है। टिकट को हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि हमारी हदूद को पामाल किया जाए और आस्ता 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 ओवरटर्न विंडो को खींच के ऐसे पॉइंट पे लाया जाए कि जहाँ पे लोग, पाकिस्तानी लोग, मुसलमान लोग अनरिकग्नाइजेबल हो जाएं। और वो भी उस किस्म के कंजर खाने के अंदर इंगेज कर रहे हूँ जिस तरह पे मगरबी माशरत कर रही है। और मैं कंजर खाने का लफ्ज़ में स्टैंड करता हूँ, उसके साथ कंजर खाना है सारा। कोई डिबेट नहीं है, हराम है, गैर कानूनी है, उठा के बाहर मारो, चाहे जिस मर्ज़ी ने प्रोड्यूस किया जाए, चाहे जिस मर्ज़ी कॉरिडोर से आ रहा है। कोई डिबेट और डिस्कशन आपने एंटरटेन भी नहीं करनी इसके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से ये वारदात करते हैं ना, अगर ये लोग सिर्फ वोकल अपोनेंट्स होते ना तो मैं कहता ठीक है, एक डिबेट और डिस्कशन का मैदान है। इशू ये है कि ये लोग अमलियात की दुनिया में रहते हैं, हम लोग बातों की दुनिया में रहते हैं। मजहबी तबका हम बातें करते हैं, हमारे यहाँ फतवे इशू होते हैं, पैलेस्टाइन के लिए हमारे यहाँ फतवे इशू होते हैं, फ़लानी चीज़ के लिए हमारे यहाँ मस्जिदों में बात होती है, घरों में बात होती है, ड्राइंग रूमों में। और लिबरल तबका करके दिखाता है, क्योंकि वो एक एलीट का तबका है, उनके पास पैसे हैं, उन्होंने कैप्चर किया हुआ है पावर कॉरिडोर्स को। चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो टॉप टॉप डॉग्स हैं, थिंक टैंक्स के अंदर वो टॉप डॉग्स हैं, एंटरटेनमेंट और मीडिया के अंदर टॉप डॉग्स हैं, और वो लिबरल एकेडमिक्स के अंदर सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर भरे हुए हैं। लेफ्ट के ही प्रोफेसर्स होते हैं, लेफ्ट के ही लेक्चरार होते हैं। हाँ, साइंस के कॉलेज में हम सारे लोग होते हैं शायद, लेकिन जो जहाँ एक्चुअल ओपिनियन मेकिंग होती है लिबरल आर्ट्स कॉलेज में, वहाँ लेफ्ट ही होती है। और अमलियात से मुराद ये है कि वो एक्चुअली जाके इम्पैक्ट करते हैं। वो कोई डिबेट ओपन फोरम्स के ऊपर आके डिस्कशन नहीं कर रहे होते हैं। वो हर वक्त ये रोना रोते हैं कि हम डिबेट और डायलॉग में बिलीव करते हैं, लेकिन वो नहीं बिलीव करते। वो किसी भी, आप यकीन करें इस फोरम में कितने लोगों को बुलाया, कभी भी नहीं आते। कंजर्वेटिव या मजहबी तबके से वो बात नहीं करना चाहते। वो अपने अपने शेल्स के अंदर, अपने टावरों के अंदर छुप छुप के बैठ के इस तरह के शगुफे छोड़ते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। ये पहला शो नहीं है। अगर आप रिवाइंड भी कर लें इसको तो मेरे ख्याल में, अगर आप वकार ज़का का रियलिटी शो था, क्या नाम था, लिविंग ऑन द एज, माउंटेन ड्यू वाला जो था। माउंटेन ड्यू एक फ़ॉरेन कंपनी है, एक एमएनसी है, उसका क्या इंटरेस्ट है किस तरह के शिट शो को स्पॉन्सर करने में। अगेन देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। अभी बात याद रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट के बदले वो कुछ और भी एजेंडा भी बेच रहे होते हैं, वो लाइफस्टाइल बेच रहे होते हैं। आपने कभी सुना भी होगा एडवर्टाइजमेंट की जब बात होती है तो वो कहते हैं जी आपने लाइफस्टाइल बेचना ही है। माउंटेन ड्यू एक लाइफस्टाइल बेच रहा था जो एजी था, जो कूल था, बड़ा 2000s था। जो उस शो में वल्गैरिटीज़ होती थी वो आपके सामने, वो हमारी नेशनल टीवी पे आता था। ये मुशर्रफ वाला पॉलिसीज़ थी जहाँ पे टीवी की लिबरलाइजेशन हुई थी, प्राइवेट चैनल दस्तयाब किए गए थे और वो एक बंदर बांट हुई थी बड़ी बिजनेस फैमिलीज़ के अंदर। तो ये जी कुछ जो जंक हमें मिल रहा है पिछले 20-25 साल से, अब जाके आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। नाराज़ होने का वक्त 25 साल पहले था, जब मुशर्रफ ने हाथ में आपके मुल्क का निज़ाम लिया और आपको उस डगर पे लगा दिया जिस पे आप मतलब जिस पे आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप चलेंगे। ना सिर्फ आपकी डोमेस्टिक जो कंजर्वेटिव माशरत है उसको बर्बाद किया उसने, फॉरेन पॉलिसी में उसने कहा अफगानिस्तान से लड़ेंगे जंग क्योंकि वो दहशतगर्द हैं, क्योंकि अमेरिका ने कहा है। अब अगर आप तब नहीं नाराज़ हुए थे तो अब खप डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी रंजिश है, मेरा गुस्सा है, बिकॉज वो मेरी
प्री प्यूबेसेंस और मेरी टीनेज थी, मेरी जवानी का टाइम है कि जब हमारे बड़ों ने फेल किया हमें कि टीवी पे और माशरत में कंजरखाना खुला। इस मुल्क के अंदर जो तमाशे हुए LGBT के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे, औरतों की एम्पावरमेंट के नाम पे, वो आप सब ने देखे हैं। 25 साल मैंने भी बर्दाश्त किए हैं, अब आप भुगतें। अब जो हमारे बड़े रो रहे हैं, जो बूमर लोग हैं, जो 50+ 40+ हैं, जो आके अब हमें बता रहे हैं कि ओहो ये अब लाइन बहुत क्रॉस हो गई है, ये अब हद पार हो गई, अब चुप रहें आप, अब आप भी सहें। तो ऑब्वियसली मेरी ख्वाहिश यही है कि ये बंद हो सारा तमाशा, लेकिन मेरा जो भड़ास निकालने का मकसद है वो ये है कि तुम लोग को अब याद आया, हमारी माशरत को अब यह अकल आई है कि ये अब ज़्यादा फाश हो गया, अब ज़्यादा हो गया। तो 20 साल 25 साल पहले आग टीवी खोल के देख लें, आग टीवी था ना, और क्या था, आग टीवी था, एयरवाई म्यूज़िक था, 2-4 ये चैनल थे जो VJ और RJ कल्चर हमने बनाया था। तो ये शरई डिबेट्स और कानूनी डिबेट्स किसी और से जाके किया करें, ये चीज़ें हराम है, मुतलकन कानून में गलत है, लेकिन कभी कोई कुछ करता नहीं है इसके बारे में। पैमरा और FIA जाके आपके यूट्यूब चैनल बंद कर सकती है कि आप वहाँ पे अगर आप पॉलिटिकल तनकीद कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर या आर्मी पे तनकीद कर रहे हैं, कहाँ चैनल ने ढूंढ के ये बंद कर देते हैं। पूरा 2-3 साल ट्विटर बंद रह सकता है, लेकिन जो चीज़ें हमारे बच्चों को डिजनरेट करती हैं, फाशी फैलाती हैं, हमारी नस्लें बर्बाद करती हैं, हमारी औरतों को रिप्रोडक्शन के रास्ते से हटाती हैं कि तुम रिप्रोडक्शन मत करो, तो उस ज़िमन में वो HPV वैक्सीन भी ले आए हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का मसला ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे यहाँ जनाकारी है ही नहीं उस पैमाने के ऊपर, और अगर है तो उसको रोको जहाँ पे वो हो रही है। और जब यही वैक्सीन इंडिया के अंदर आई थी बिल गेट्स की फाउंडेशन के, तो 125 बच्चियाँ कत्ल हो गई थी इस वैक्सीन से। ये एक प्रूवेबल फैक्ट है, जाके गूगल कर लें। वैक्सीन बेस्ड इंजरी एक रियल चीज़ होती है। एक मसला जो यहाँ पे है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर के पब्लिक लेवल पे, एक मैस लेवल पे जना चल रहा हो और मल्टीपल पार्टनर शेयर हो रहे हो, ये मल्टीपल पार्टनर्स वाले बच्चों को ये मसला होता है, यूथ को मसला होता है। बहरहाल वैक्सीन का यहाँ पे डिस्कशन का मकसद क्या था? डिस्कशन का मकसद था कि जो काम करने वाले हैं वो काम कर रहे हैं, और जो बातें करने वाले हैं वो बातें कर रहे हैं। मजहबी तबका यहाँ पे बातें ही करता है, और मोबिलाइज किन चीज़ों पे होता है? अल्लाह माफ़ करे जी, फलाना आदमी गुस्ताख है, इसको मार दो। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करने आते हैं तो फ़ौरन झट से मैदान में आते हैं, क्योंकि वो आसान काम है। मॉब बनाओ, बंदे को जाके गोली मार दो, डंडे मार दो जाके। जो करने वाले काम है, लॉबिंग, FIR कटवाना, ईमेल करना, MP MNA के ऊपर प्रेशर डालना, उनसे अपना मर्जी का काम लेना, वो सब नहीं करना, वो सब ख्वारी के काम है। मैं तो इमरान खान को वोट दे दिया था, मैं तो 9th में प्रोटेस्ट पे गया था, अब तो ख़त्म हो गई ये बात। ऐसे नहीं होता, एक माशरा ऐसे नहीं चलती। आपको अपनी आवाज़ को उठाना होता है, उन प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करना होता है जो आपकी हक़ में बात कर रहे हैं, और जो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आपको एक एक्टिव पोजीशन लेनी पड़ती है। पैसिवली ये सब नहीं होने वाला। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। तो चूंकि हमने तब एक्शन नहीं लिया था आग टीवी वगैरह पे हमारे बड़ों ने, तो आज आपको इश्क़ लाजवाल मिलेगा। अब देखो इश्क़ लाकरार बेकरार लाजवाब। सॉरी फॉर द, मैं लेक्चर नहीं करना चाह रहा था, बट मुझे गुस्सा चढ़ा था। नॉट एट द शो अनबिलीवेबल नहीं है मेरे लिए कि ये शो बन गया पाकिस्तान में। मेरे लिए अनबिलीवेबल रिएक्शन है ये कि अब आप लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान में लोला बाबा ऐसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। 25 साल से आप हमें जलील करवा रहे हैं। मेरे बचपन से मैं देख रहा हूँ हम जलील हो रहे हैं। टीवी के ऊपर फाशी है, रेडियो के ऊपर फाशी है, बिलबोर्ड के ऊपर फाशी है, ठीक है ना। वो एक ज़माना था जब बिलबोर्ड काले हो जाया करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। बहरहाल ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं देना चाह रहा था। मेरी भी हमारे प्लेटफॉर्म की और मेरी जनरली पर्सनली ख्वाहिश ये नहीं होती कि मैं आगे लेक्चर करूँ कि ये सही ये गलत है। आपको पता है सही गलत क्या है। मेरा गुस्सा सिर्फ इस चीज़ का ये है कि अब याद आया, फ़ारसी की कहावत है, मुझे उसकी फ़ारसी भूल रही है, बट जो मुक्का जंग के बाद याद आता है तो अपने सिर पे मारना चाहिए, अपने सिर पे मारना, मेरे पे ना आके मारना, ठीक है ना। तो ये है, आप जहाँ ये टीवी शो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मैं व्हाट अबाउटिज्म नहीं करना चाहता, बट मैं कर रहा हूँ।
आप जहाँ पे एक पूरी नस्ल के लिए पिवटल, क्योंकि शोज सेमिनल होते हैं, पिवटल होते हैं। आप खुद अगर भी इस वक्त यूनिवर्सिटी में जाएं तो 25-30 साल की उम्र से छोटा बच्चा होगा तो वो आपको कहेगा कि फ्रेंड्स जी मेरा बड़ा सेमिनल शो था, बड़ा मेरी लाइफ का वो, उसकी मेरी सारी लाइफ की वो ट्रेजेक्टरी फ्रेंड्स शो के इर्द गिर्द बनी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, देयर आर एक्चुअल यंग एडल्ट्स जिनके लिए एक पिवटल शो, किसी के लिए वो बिग बैंग थियरी होता था, बड़ा बकवास शो होता था। एक पहले एक ज़माने में साइनफेल्ड हुआ करता था, गोरों का एक शो, न्यूयॉर्क के अंदर, वो एक बेस्ड एक फ्रेंड्स ग्रुप के बारे में होता है। ये शोज़ हमें लग रहा होता है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट है पेटी, लेकिन 25 साल 30 साल से छोटा इंसान जो नौजवान होता है, जो यंग एडल्ट जिसको कहते हैं, उनका जहन मेलिएबल होता है, उनका जहन प्लेडो की तरह होता है। आप उनको कॉन्स्टेंटली अगर बम्बार्ड करेंगे ऐसी इमेजेस के साथ, ऐसे कंटेंट के साथ, तो इवेंचुअली वो नंब हो जाएगा। इस वक्त जो सेक्स की सेंसिटिविटी है जितनी गिर चुकी हुई है नौजवानों के अंदर, उसका सिर्फ उसकी एक ही बुनियादी वजह है, वो पॉर्न है। पॉर्न एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि बच्चे कहते हैं ठीक है इसमें क्या, इतनी क्या चीज़ है ये, और बच्चे सेक्स सेंसिटिविटी उनकी ख़त्म हो गई है। पॉर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है गोरों ने, जो एंटी पॉर्न लोग हैं, और मुसलमानों के अंदर भी मजहबी हमारे यहाँ से यूथ क्लब वगैरह काम करते हैं, आप वो देख सकते हैं। मैं उसको वो तफसील में जाना नहीं चाहता, बट मेरा पॉइंट ये है कि द कंटेंट यू कंज्यूम यंग एज के अंदर आपके माइंड को अफेक्ट करती है, या आप माने या ना माने। शरई हैसियत तो अलग है कि ये हराम है और ये गैर कानूनी है हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। मैं बात कर रहा हूँ, आप अभी सोल की लड़ रहे हैं अपनी यूथ के लिए, और वो लड़ाई यूके के अंदर भी लड़ी जा रही है। यूके के अंदर यूनाइट द किंगडम फ्री स्पीच का फेस्टिवल हुआ है। फ्री स्पीच सिर्फ एक वो है, मुद्दा है जिसको सामने धोखे के तौर पे बनाया जा रहा है। वो अपनी यूथ की जहन साजी क्यों कर रहे हैं? और ये रिएक्शन है, बाय द वे, ये 50-60 साल के लिबरल प्रोपेगेंडा का रिएक्शन है। जो ये तहरीकें चल रही हैं यूरोप और अमेरिका के अंदर, ये शायद इनकी लीडरशिप इनऑर्गेनिक है। जिस तरह ये स्टीफन एक्सली लेनन है, जो टॉमी रॉबिन्सन के नाम से, उसका नाम असल तो स्टीफन एक्सली है, वो यहूदी है लेकिन वो मैस्करेड करता है कि मैं क्रिश्चियन वाइट लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन जो गुस्सा है लोगों के अंदर, जो इश्तियाल है, जो हज़ारों लाखों नौजवान वहाँ झंडे लेके आ गए इंग्लैंड के अंदर, उनका गुस्सा रियल है। उनका गुस्सा आप कह सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि जायज़ है नाजायज़ है। उनकी फ्रस्ट्रेशंस कहाँ से आ रही हैं? इमिग्रेशन, टेलीविज़न के ऊपर बेहुदा कंटेंट, बच्चों की अम्मी अब्बू से दूरी, ख़ानदानी निज़ाम का ब्रेकडाउन, बच्चों की जनाकारी, बच्चों की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट, उनकी सक्सेस रेट और रेशियो करियर वाइज जो गिरता जा रहा है, जॉब्स की अवेलेबिलिटी वगैरह 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 वगैरह, यानी इकोनॉमिक, सोशल, मुख्तलिफ उनके जो मसाइल हैं, उनका सारा जो जज्बात का मजमूआ बना है वो ये है कि यूनाइटेड किंगडम को यूनाइट करो। बरतानवी एहसास में आयरिश लोग आते हैं, वेल्श लोग आते हैं, ब्रिटिश लोग, इंग्लिश लोग आते हैं और स्कॉटिश लोग आते हैं। ये बंगाली, ये इंडियन, ये मुसलमान पाकिस्तानी, ये अरब, ये नॉर्थ अफ्रीकन, ये ईस्टर्न यूरोप के लोग, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनका यहाँ पे क्या काम है? और ये पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर आपको यूनिफिकेशन नज़र आ रही है एज ए रिएक्शन टू कॉन्स्टेंट लिबरल बम्बार्डमेंट। यानी यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर वो बेहूदियाँ हो रही हैं जो वाईमार्क जर्मनी में हो रही थी। वाईमार्क जर्मनी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, तो जब जर्मनी को शिकस्त खुर्दा किया गया था, तो जर्मनी के अंदर बेसिकली एक ना फ्री फॉर ऑल बना दिया गया था। हज़ारों लाखों जर्मन औरतों को गुर्बत की वजह से और जबर की वजह से सेक्स वर्क में जाना पड़ा था। जर्मनी एक प्रैक्टिकल फिल्म का कैपिटल होता था। हॉलीवुड के बाय द वे रूट्स जर्मनी में जाते हैं, प्री वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी। वर्ल्ड वॉर 1 की शिकस्त के बाद इकोनॉमिकली वो कोलैप्स कर चुका हुआ था। इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे, इन्फ्लेशन बहुत हाई थी वहाँ पे, गुर्बत की बहुत हाई रेट्स थे। जो उसके बड़े शहर थे वाईमार्क जर्मनी के, बड़े बड़े जो शहर थे मेन, वो कॉस्मोपॉलिटन हब्स थे। पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आके फिल्में बना रहे थे, गाने बना रहे थे, आर्ट्स बना रहे थे और सेक्स टूरिज्म के लिए आते थे। इस किस्म की डिजेनरेसी के रिएक्शन के अंदर वहाँ पे नाटसीज़म खड़ा हुआ था। और सेम आप चीज़ अभी विटनेस कर रहे हैं। आप क्यों इस माशरत को ऐसे कोने में धकेलना चाहते हैं कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट नाटसी टाइप रिस्पॉन्स थे? और यूरोप के साथ हुआ है, अमेरिका के साथ ये हुआ है। आप कहें नाजायज़ है उनके जज्बात, वो बड़े जालिम हैं, वो बड़े रेसिस्ट हैं, वो अपनी तारीख से शनासा नहीं है कि वो कितने जालिम थे और वो कितने कॉलोनियल थे और फलाने थे। लोग अपने अपने हाल को व्यू करते हैं। उनकी इनफरादी ज़िंदगी यूके के अंदर हमारे होने ना होने से अफेक्ट होती है। वो तंग आ गए हमारे से। और हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, हम यूरोप में इंटीग्रेट होंगे, हम उनसे बिज़नेस करेंगे, हम दुबई बनेंगे, हम सिंगापुर बनेंगे। वो इस वक्त आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर एजेंसियों की मदद और इजाज़त के बगैर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? अगर आप प्रूव कर देना कि नहीं हो सकती है, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं हो सकती यार। इट्स नॉट पॉसिबल। साफ वाज़ेह है कि टॉमी रॉबिन्सन एक मोरा है यूके इंटेलिजेंस का और इसराइली इंटेलिजेंस का। उसने कभी, अब वहाँ झंडे लेके गए हैं ना ये लोग, इसराइल के भी लोग गुस्से हुए हैं। मैं कहता हूँ अवामी रिएक्शन ऑर्गेनिक है, लीडरशिप इनऑर्गेनिक है।
लीडरशिप पावें इनऑर्गेनिक को, अवाम के अंदर जो जज्बा है ना वो सारा इससे आ रहा है। 50-60 साल रियलिटी टीवी, पोर्नोग्राफी एक्सपोजर, निकाह मत करो, तलाक आसान, निकाह मुश्किल, बच्चे औरत ले जाएगी, तुम्हें वो देनी पड़ेगी, एलिमोनी पैसे, वो पैसे जो होते हैं, उजरत जो होती है कि तुम तलाक कर ली। जना को आसान बनाया हुआ है उन्होंने, शराब के अड्डे खोले हुए, जुए के अड्डे खोले हुए, सूद का निज़ाम रैम्पेंट है, हर बंदा कर्ज में डूबा हुआ है। हर वो चीज़ जिसके बारे में मौलवी पिटता है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हर माशरत तबाह हुई है। सोशल डिजेनरेसी के बाद, यानी वाइस और लिबर्टीन बिहेवियर, जनाकारी बदकारी के फैलने के बाद, सूद का आम हो जाना, जुए की इकॉनमी बन जाना, और फिर तीसरा कि अगर वहाँ पे फ़ॉरेन लोग आ जाएं जो ऐसी कौमियत के हों, जो कि वहाँ इंटीग्रेट ना करते हैं, उनके नज़रियात के साथ वो मैच ना करते हों, वो बिल्कुल एक एलियन लोग हों, वो बर्बाद कर देते हैं एक माशरे को, एक माशरे को वो बर्बाद कर देते हैं। आप ये अब देख लें यूके के अंदर हम कितने परसेंटेज होंगे? 10% होंगे, यूके 50% है। व्हाट इज़ द रेशियो मुसलमानों का? हमारे तो वहाँ बहुत वेल इंटीग्रेटेड कम्युनिटीज़ हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग? वो री इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दफ़ा हो वापस जो जिन मुल्कों से आए हो, भावें तीसरी नस्ल से यहाँ पे हो, भावें चौथी नस्ल से यहाँ पे हो, और वो किसी में फ़र्क नहीं कर रहे। इस तहरीक का स्पेसिफिक टारगेट मुसलमान था। वहाँ उन्होंने फ़िलिस्तीन का झंडा भी फाड़ा, एक कलमा शहादत वाला एक झंडा काले रंग का आइसिस नुमा टाइप बना के ना उसको भी उन्होंने शहीद किया, उस झंडे को। और बहुत गुस्ताखियाँ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, दीन की गुस्ताखी की। आप कैसे ऐसे मुल्क में रह सकते हैं जहाँ पे अक्सरियत नौजवान नस्ल की ये जज्बात हैं आपके लिए? मैं फ्रैंक बात कर रहा हूँ मुसलमानों से, इंग्लिस्तान के और बरतानिया के। आप कैसे वहाँ रह सकते हैं? आप क्या ऐसी चीज़ वहाँ रोक के रखी हुई है? बहुत बुरे हाल है मुसलमान मुल्कों के। तो ठीक है, थोड़े अच्छे हाल वाले मुसलमान मुल्कों में चले जाओ। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बात कर रहा हूँ। हमारी कोई जगह नहीं है वेस्टर्न यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर। शायद यूरोप के कुछ हिस्सों में बच भी जाएं, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस जैसे ममालिक के अंदर, लेकिन यूके अमेरिका की एक्सटेंशन है यार। ऑस्ट्रेलिया की कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, यूके की कोई ठेंगा फॉरेन पॉलिसी नहीं है अपनी, अमेरिका ही तय करता है। ये एंग्लो सैक्सन एम्पायर का हिस्सा ही है आज तक। स्पेन, पोर्चुगल चलो वहाँ पे कुछ कम तादाद में हमें बर्दाश्त भी करते हैं, उनकी पॉलिसी भी एंटी अमेरिकन है, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा अपनी कुछ इंडिपेंडेंस फ्लेक्स करें। यूके तो मोहरा है अमेरिका का, वो तो नेटो का सरपंच बनना चाहता है, रूस के खिलाफ एक जंग प्रोसिक्यूट करना चाहता है। कीर स्टारमर क्या कहता है? हम रूस से लड़ने के लिए तैयार हैं और चीन से हांगकांग के लिए लड़ने के लिए तैयार है। मैं कीर स्टारमर, तू पहले डिलीवरी ड्राइवर से लड़ ले बंगाली जो घर के बाहर पिज़्ज़ा लेके खड़ा हुआ है। नहीं मेरी जान, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं, इस दुनिया में रहें खुदा के वास्ता, ये आपके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस ने हुक्म दिया है, कितने 1.5 लाख ज़ख्मी लोगों को फ्रांस के अस्पताल तैयार हो जाएं लेने के लिए 2026 में। उन्होंने एक्सरसाइजें करवाई हैं उनसे। वो 1.5 लाख ज़ख्मी कहाँ से आता है? मैदान जंग से आता है ना, और कहाँ से आता है? ये आपकी तैयारी कर रहे हैं और ये हमारी तैयारी है। जहाँ इसराइल ने एक और अपना ग्राउंड डिफेंसिव फैला दी। और आज के दिन की आपको बता दूं, गज़ा के अंदर जो उन्होंने बमबारी की है वो इतनी लाउड थी कि सेंट्रल इसराइल के अंदर ट्वीट्स आ रही हैं लोगों की कि यार हमें यहाँ तक आवाज़ आ रही है, इतने गहरे और ख़तरनाक बम मार रहे हैं। वो ज़ाहिर बात है वो टनल्स तक पहुँचना चाहते हैं। हमने क्या किया है, अरब इस्लामिक समिट के ऊपर इज्तिमाई मजम्मत हमने 2-3 चीज़ें प्रूव कर दी हैं। एक कि जब गल्फ़ स्टेट्स पे बात आती है तो सूडान हो या कतर हो या पाकिस्तान, सब एक पेज पे आ जाते हैं। लेकिन जब 6 लाख आदमी हमारे मार दिए जाते हैं मुसलमानों के, और इस ट्राइबल निगाह से जब तक नहीं देखेंगे दुनिया को, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आने वाले दिनों में। जो जिस ट्राइबलिज्म और बार्बरिज्म की तरफ दुनिया जा रही है, अगर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर तबाह हो रहा है, जो आप खुद अपने आंखों से 2 साल से देख रहे हैं, मैं तो ज़्यादा रहे, मैं तो 15-20 साल से टूट रहा है। जब एक ऑर्डर टूटता है तो उसके बाद ट्राइबलिज्म और बार्बरिज्म आता है, तो उस ट्राइबलिज्म और बार्बरिज्म के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो आपको अपने हम ख्याल, हम जिन्स, हम कौम, आपकी जो एहसास है, जो कल्चरल मार्कर्स हैं, उसकी बुनियाद पर आपको ब्लॉक्स बनाने होते हैं। इस्लामिक ब्लॉक एक चीज़ है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया एक ब्लॉक चीज़ है। हम क्या कर रहे हैं? हम वहाँ पे कह रहे हैं कि हम इसराइल को हम डिमांड करते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वॉर क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। कतर के साथ फुल सोलिडारिटी हम करते हैं। एक तरह से अच्छी चीज़ें हैं, ये मुस्बत स्टेप्स हैं। वुडंट यू एग्री? स्टेप्स मुस्बत हैं, बट इशू ये है कि दे आर नॉट फास्ट इनफ एंड दे आर नॉट सवियर इनफ। इसराइल एक एग्जिस्टेंशियल मैक्सिमलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए जा रहा है।
सीरिया, लेबनान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, एवरीथिंग इज इन इट्स साइट। वो ऑल और नथिंग जीरो सम गेम पे जा रहा है। वो अपना एम्पायर कहता है कि नॉर्थ अफ्रीका को मैं कंट्रोल करूँगा, सेंट्रल और साउथ एशिया तक मेरे सिक्योरिटी का वो दायरा होगा, रेडियस होगा। मैं अंदाता हूँगा मिडल ईस्ट, साउथ एंड सेंट्रल एशिया और नॉर्थ अफ्रीका का, लिवांट का। ये जो खित्ता है ना जिस पे इसराइल कब्जा होना चाहता है, इसको जियो पॉलिटिक्स में वर्ल्ड आइलैंड कहते हैं। वर्ल्ड आइलैंड के ऊपर जो कौम कब्जा होती है, जो बैठी हुई होती है वहाँ पे तसल्लुत करके, वो दुनिया का ताज चलाती है। ये ओल्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऑब्वियसली नहीं आते, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दे आर लिटरली सो फार अवे। बट वर्ल्ड आइलैंड पे कौन से ताज बैठे हुए हैं? रोम का ताज डमैस्कस, उमवी खुलफा का ताज डमैस्कस, बिजेंटियम का ताज डमैस्कस, सीरिया। वो ये दुनिया के लोग पागल हैं हज़ारों साल से जो यहाँ पे आके बैठते हैं। यहाँ से आप तीन कॉन्टिनेंट्स का निज़ाम चलाते हैं, अफ्रीका का निज़ाम चलाते हैं, उरुबा का निज़ाम चलाते हैं, आप आसिया का निज़ाम चलाते हैं। और एशिया माइनर में जाने के लिए ऑब्वियसली आपको इराक वगैरह में आके बैठना पड़ता है, अफगानिस्तान में आके बैठना पड़ता है। बट इस खित्ते के लिए पूरी दुनिया का 60-70% ट्रेड वहाँ से गुजरता है भाई, लिवांट से, शाम से। वहाँ पे इसराइल बैठा हुआ है आपके दिल के अंदर आके। तो देर आर नो सीरियस इनफ स्टेटमेंट्स दैट वी कुड गिव, देर आर नो सीरियस इनफ स्टेटमेंट्स, यानी संजीदगी के एतबार से इससे 1000 गुना ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें भी हम कर देते रिएक्शन में, तो वो भी काम साबित होती। सिक्योरिटी अपरेटस की हम जब तक बात नहीं करेंगे, सिक्योरिटी उसकी कन्फेडरेशन की हम जब तक बात नहीं करेंगे, एयर डिफेंसेस को पूल करने की बात नहीं करेंगे, इजराइल को हेड ऑन लेने की बात नहीं करेंगे, आपका मसला हल नहीं होगा। आपको लगता है आप पाकिस्तान में बैठ के इजराइल से महफूज हैं, आपकी भूल है। मई में क्या हुआ था, हेब्रोन जब आए थे यहाँ पे, कहाँ से उड़ के आए थे? इंडिया से। इंडिया भी एक मोरा है। अगर आप एक ही सांस में कहते हैं कि अमेरिका को नथ डाली हुई है इजराइल ने, अभी क्या कहा नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में, इफ़ यू कैरी दिस मोबाइल फ़ोन इट्स अ पार्ट ऑफ इजराइल दैट यू कैरी इन योर पॉकेट। इजराइल के अंदर अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, 50 स्टेट्स कॉन्फ्रेंस, देखिए कि नहीं देखी? यानी इसराइल प्लस 50 स्टेट्स, यानी मुराद क्या? अमेरिका का निज़ाम इस गढ़ से चलता है। आपको लगता है वो इंडिया को नथ इन्होंने डाली हुई? इंडिया जो कश्मीर पुलिसिंग की बेसिक पॉलिसी उनसे सीखता है कि माई बाप सर आगे बता दें क्या करना है, ड्रोन कौन सा उड़ाना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे एथनिकली क्लेंस करना है कश्मीरी लोगों को, कौशुर लोगों को। वो A to Z पॉलिसी है। वो आप क्या वजह है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिक या एंटी इस्लाम पोस्ट इसराइल और इंडिया से निकलते हैं? एक ही अपरेटस है ना भाई, वो डिजिटल अपरेटस उन्होंने ही सिखाया है। यूनिट 8200 ने सिखाया है, जो इसराइल का इंटेलिजेंस यूनिट है, जो डीपली एम्बेडेड है सिलिकॉन वैली के अंदर। ये पैलेंटीर क्या है, ये ब्लैक रॉक क्या है, ये ब्लैक स्टोन कंपनी क्या है, कौन कौन है ये? कोई रशियन है, कोई चाइनीज बिजनेसमैन है? यार इट्स देम। ग्रो अप, निकल आओ इसमें से यार। आप वो अभी भी वो बहस कर रहे हैं, हो आप कंस्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं, हो हाय मौलवी। वो आंखों के सामने आके, तुम्हारे सामने आके कर रहे हैं। वो हॉलीवुड से उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, जो फिल्म वाला बात करता है वो उसकी फिल्म बंद कर देते हैं। वो कहते हैं इसको चैनल से उड़ा दो, इसका गला बंद कर दो, ठीक है? और आप कह रहे हैं नहीं नहीं जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी, और ये तो एक्चुअली एंटी सेमिटिज्म है और ये बातें। ठीक है, मरो तुम, मुझे नहीं मरने का शौक। उन्होंने अपना तसल्लुत जमाने के लिए अपना हाथ खेल दिया। आपके पास सारे कार्ड्स इस वक्त मौजूद हैं, हिडन, यानी ज़्यादा नहीं है ताश के पत्ते हमारे पास, बट जितने हैं हिडन है। हमने कभी खुल के मैदान में ताश का पत्ता खेला ही नहीं मुसलमान ममालिक ने अपना। इतना डर डर के अमेरिका के साए में हम जिए हैं। चीन जो आपको हाथ बढ़ा रहा है, अफगानिस्तान में आपकी सुलह करवाने को वो तैयार है, इंडस्ट्री की बुनियाद पे, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग की बुनियाद पर, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन की बुनियाद पे। आप कह रहे हैं नहीं अफगानिस्तान से जंग करनी है, नहीं मैं तो लड़ूंगा अफगानिस्तान से। वो नमक हराम है जी। उन्होंने हमारा पिंक सॉल्ट खाया था जो दुबई से प्रोसेस होके आया था और इंडिया से पैकेज होके आया था, लेकिन वो कह रहे हैं नमक हराम है। वो अफगानी कह रहे हैं नहीं जनाब, पश्तूनिस्तान तो हमारा है। यही कहते हैं ना कि पेशावर वैली तक हमारा है, या अटक तक हमारा है, सॉरी अटक तक हमारा है। ठीक है, आप लोग इतने से टुकड़े के ऊपर लड़ लें, फिर मैं देखता कौन बचता है। अफगानिस्तान कहता है कि मैंने इंटेंगल करना है और हरास करना है एक न्यूक्लियर आर्म नेशन को, और पाकिस्तान कहता है कि मैंने इंटेंगल और हरास करना है एक मुल्क को जो 2 सुपर पावर से लड़ चुका हुआ है। तबाह आजमाई कर लें, देख लें कितने मार सकते हैं दूसरे के आप।
मतलब एम आई क्रेजी एज अ नॉर्मल सिटीजन, जो मुझे नज़र आ रहा है गेम किस तरफ जा रही है, अफगानिस्तान को एट द बॉटम लाइन, साद मियाँ, बॉटम लाइन आइडियोलॉजिकल है या इकोनॉमिक है? मेरी पर्सनल राय ये है कि इट्स प्योरली इकोनॉमिक। वो कहते हैं स्मगलिंग क्या होती है, हम कहते हैं स्मगलिंग वो होती है जो तुम करते हो, और ट्रेड वो होता है जो हम करते हैं। दैट्स ऑल। दैट इज़ द बॉर्डर स्टेट्स पे, पेरिफरीज पे फड्डे यही होते हैं कि स्मगलिंग क्या है, स्मगलिंग की लाइन कहाँ ख़त्म होती है और जायज़ ट्रेड की लाइन कहाँ शुरू होती है। एजेंसियां जो होती हैं एक साइड पे वो कहती हैं हमारा हक है, हमारा हक नहीं है करप्शन के ऊपर वो वाली बात है पीपल्स पार्टी का, और उस साइड पे वो लोग कह रहे थे हमारा हक नहीं है करप्शन के ऊपर। बुनियादी मसला ये है। और ये जो लेपा पोचिया ना कि अफ़गान कॉन्करर थे, हम पंजाबी मजलूम हैं, ये फलाना हो गया, 1960s में एक दफ़ा अफ़गानिस्तान ने छींक मारी थी तो पाकिस्तान के बॉर्डर को रिकगनाइज, ये मसनूई बातें हैं। ये हकायक हैं कि ड्यूरेंट लाइन एक फैंटेसी है। इसमें मतलब यहाँ या आप ज्योग्राफी को हम डिबेट कर लें कि ज्योग्राफी ही झूठ है, ये रियलिटी है यार कि यहाँ पश्तून लोग आबाद हैं और वो उधर भी वही हैं जो इधर भी वही हैं, वो खाते भी वही हैं, शक्ल भी वैसी है, कौमें भी वैसी हैं, बरादरियाँ भी वैसी हैं। अब हम खुदकुशी कर लें इस बुनियाद पे? ये सब लेपा पोची है, आइडियोलॉजिकल लेपा पोची है कि वो ज़्यादा इस्लाम चाहते हैं, हम कम इस्लाम चाहते हैं, वो आधा इस्लाम चाहते हैं, हम पूरा इस्लाम चाहते हैं, वो देवबंदी चाहते हैं, हम बरेलवी चाहते हैं। ये आइडियोलॉजिकल लेपा पोची है। बुनियादी हक़ाइक़ इकनॉमिक है। और क्या अगर आप इंडिया के साथ अमन की आशा कर सकते हैं 25 साल, तो आप अफ़गानिस्तान के साथ क्या इश्क लाजवाल, इश्क लाजवाब होना चाहिए अफ़गानिस्तान के साथ, लाजवाल इश्क। क्या आपका टीवी प्रोग्राम नहीं बचता इंडिया, मतलब इंडिया के साथ आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च सकते हैं, कोक स्टूडियो, फिल्में, पंजाबी सिनेमा, हो साडा सांझा पंजाब, इंडस वैली, गंगा जमनी, ओ फलाना हमारा स्वामी उधर मर गया, हमारा इधर बाकर रह गया, तो जहाँ से दाता साहब आए हैं रहमतुल्लाह अलैह, जो लाहौर के बानी हैं, जो कल्चरल दिल है पाकिस्तान का, वो आबाद किया एक अफ़गान आदमी ने, जो हमारे पीर दादा हैं इस शहर के, उन्हीं का ही है। वही वो बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ आके उन्होंने कलमा पढ़ाया हमारे लोगों को, जिस शहर को आबाद किया, जिसका हम खाते हैं, जिस नाम का, इस नाम का ही खाते हैं ना हम, कि लाहौर लाहौर बेच के खाते हैं, किला दिखा के खाते हैं मुगलों के किले। यही लाहौर की कल्चरल वैल्यू क्या है? लक्ष्मी बाई का जो घर है, जो लक्ष्मी चौक है, माल, ये क्या, व्हाट आर वी सेलिंग? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, माल रोड की सैर, मुग़ल सल्तनत, मुग़लों आर्ट्स कल्चर, सेंट्रल एशिया का कल्चर, अफ़गानों के खाने, यही कुछ है ना। फिर ऑब्वियसली कुछ इंडिजिनस भी उसके अंदर एलिमेंट्स, मिक्स एंड मैच चीज़ें बनती हैं, बट बुनियादी तौर पे लाहौर का कल्चरल हब क्या है? वो यही कुछ है। उसका दिल दादा साहब अली बिन उस्मान हजवेरी, जो हजवेर मोहल्ले के एक अफ़गान है, जिनको यहाँ पे लेके आता है एक अफ़गान कॉन्करर। आई मीन you can do that with India, but you can't do it with Afghanistan. You can't have cultural exchange. जो कुछ वो IPL में सीख रहे हैं वो PSL में नहीं सीख सकते अफगान। जो चाइना वहाँ पे भी डैम बना रहा है, वहाँ पे भी हाईवे बना रहा है, वहाँ पे भी वो एक CPEC नुमा एक रास्ता बना रहा है तजारती, और यहाँ पे भी वही कर रहा है। बस चलनी है यहाँ पे तो चाइनीज़ चलनी है, ट्रेन की बोगियाँ आनी है तो चाइनीज़ आनी है, कार मैन्युफैक्चरर आना है तो चाइनीज़ आना है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आनी तो वहाँ भी यही कुछ है भाई। अब जो बीट में नट बोल्ट बेचते हैं हमारे ताजर, जिनके पास एजेंसियाँ होती हैं ये इन डायनामोज की और इलेक्ट्रिक पार्ट्स की, उत्थे भी यही कुछ है ना भाई। बट नहीं है इंडिया, इंडिया, इंडिया। ठीक है, आपने कहा कि हमने PKLI बनाना है, हमने मेडिकल टूरिज्म खींचना है पूरी दुनिया का। जो आप 50-100 साल से मेडिकल टूरिज्म खींच रहे हैं अफगानिस्तान का, वो कम है? वो यहाँ के पैसे नहीं खर्च करते कैंसर ट्रीटमेंट करवाते हुए? ठीक है, आपके पास एक सदकाती वाला निज़ाम भी है एट शौकत खानम, अल्लाह भला करे, बट वो यहाँ उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, उन्होंने किडनी की ट्रीटमेंट नहीं करवानी। यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका से, मिस्र से, सूडान से यहाँ पे लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं? मेडिसिन। अफगान ने नहीं मेडिसिन पढ़नी, मेडिकल कॉलेज वहाँ नहीं बनाना। लाइक व्हाट इज़ दिस डिबेट? ओ जी, हम PLO का, वेस्ट बैंक का हमने सिपाही लिया है, वो PMA में ट्रेन होगा एज अ यंग आर्मी कैडेट। उन्होंने फौज खड़ी करनी भाई, वो मुल्क ही नहीं है प्रॉपर अभी। पैसे हैं, हलाल पैसे हैं, जायज़ पैसे हैं टू बी मेड ऑन बोथ साइड, बिकॉज इकोनॉमिक बॉटम लाइन ही चीज़ों को मोटिवेट करती है।
ताल्लुकात हैं, कारोबारी ताल्लुक हैं, समाजी ताल्लुकात हैं, मजहबी ताल्लुकात हैं, लिसानी ताल्लुकात हैं। खुल के खेलो। अफगान ताजिर जाए कराची, लाहौर का ताजिर जाए उज़्बेकिस्तान तक जाए। मसला क्या है? मसला ये है डेढ़ की मसाजिद, उनकी तालिबान की रजीम की मसाजिद छोटी छोटी सी, वो कि मेरा यहाँ फीफडम, तो यहाँ टीटीपी का फलाना, तो यहाँ का जो ट्रकों का रास्ता है वो मेरा माल है, और जनाब अपनी तरफ भी वही कुछ कारनामे हैं। इसराइल ने आपका बंदोबस्त कर लिया। इंडिया ने मजीद कितने ऑर्डर किए रफ़ाइल? 130 140 समथिंग, राइट? वो रफ़ाइल यकीनन बांग्लादेश को दिखाने के लिए तो नहीं है, नेपाल को डराने के लिए तो नहीं है, भूटान के लिए तो नहीं है, श्रीलंका के लिए नहीं है, और चाइना को तो दिखा ही ना दे इंडिया चाइना को आंखें, मतलब उसने आंखें निकाल लेनी है उसकी। वो हमारे लिए भाई इंडिया इसराइल का और मगरबी एक्सेस का और इंपीरियल पावर का और ग्लोबलिस्ट बैंकर्स का जो मर्जी नाम देना है, उनका यहाँ वो मोरा है। आप बीच में क्यों चमचा बन रहे हैं कि सर हम भी सर हमारी भी सुन लें थोड़ी सी। सर कितनी बार चाइना को हमने नाराज़ किया, फॉर व्हाट? और किसी एक सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हाँ बाकी में नून लीग को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि मुस्तकिलन चाइना के साथ उनका एक क्लियर ट्रैक है। आई डू अप्रिशिएट दैट, और इवन पीपल्स पार्टी कुछ हद तक, बट इट्स नॉट सिविल गवर्नमेंट्स मैन। जो करना है हमारी डीप स्टेट ने करना है, तो डीप स्टेट ने डिसाइड करना है ना कि अफगानिस्तान पे और चाइना पे कंसिस्टेंट पॉलिसी परसू करें। हर 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 कितने, मेरे ख्याल 5 साल बाद हम फ्लिप करते हैं अफगानिस्तान की पॉलिसी। अब ऑपरेशन होगा, अब मुज़ाकरात होंगे, अब ऑपरेशन होगा, अब मुज़ाकरात होंगे, अब सीपैक होगा, अब सीपैक नहीं होगा, अब सीपैक होगा, अब सीपैक नहीं होगा। दैट्स नॉट हाउ कंट्रीज आर रन। मेरी बातें शायद बुरी लगें आप लोगों को कि यार ये क्या नेगेटिव, बट मैं नेगेटिव हूँ भाई। 6 लाख आदमी उन्होंने हमारे मार दिए हैं, 6 लाख आदमी हमारे मार दिए। मई में इंडिया ने यहाँ पे आके झड़पें की हैं। एक ही सांस में हम कहते हैं कि टीटीपी को इंडिया सपोर्ट करता है और वो करता है, और बीएलए को करता है और वो करता है। आपके मुल्क में जहाँ जहाँ फसाद होगा आपका दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करेगा, और एक ही सांस में कहते हैं इंडिया से दोस्ती ना कर लें हम। हमें इसराइल से क्या? उन्होंने पूरा, इसराइल ने, मेमोरी टीवी ने पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया बलूचिस्तान स्टडीज़ का। इसराइल जगह जगह जाके बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह कर्ड्स को उसने एक ज़माने में किया था। वहाँ के हमें इसराइल से क्या? बहरहाल रेटरिक फिर भी चेंज किया पाकिस्तान का, उसको भी वेलकम करते हैं, उसको भी सलूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं। अब रेटरिक के बियॉन्ड यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा सबसे छोटी तकरीर का, सीरिया के सदर का, अहमद अल-शरा। उसने 45 सेकंड की तकरीर किया, और उसका लुब-ए-लुबाब ये था, ताकत दिखाओगे तो इज़्ज़त मिलेगी, ताकत नहीं दिखाओगे तो नहीं मिलेगी। इसराइल हमारा भी मुखालिफ है, फ़िलिस्तीनियों का भी मुखालिफ है, अपनी अपनी खैर बनाओ। ये सही तर्जुमा मैंने ऑलमोस्ट किया। उसने कहा छोटी बात बड़ी, सब ने 8-8 मिनट की तकरीरें की कि हम मजम्मत करते हैं, हम ये करते हैं, हम भाई हैं, हम हमेशा के लिए लड़ेंगे, आपस में मरेंगे। वो एक मुल्क है जो इस वक्त रैग टैग एक मिलिशिया चला रही है। उनका मॉरल स्टेटस, उनका क्वेश्चन अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो किस सिमत में बैठता है ऊँट। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि वो रियलिज़म की दुनिया में रह रहे हैं, और हम आइडियलिज़म और बातों की दुनिया में रह रहे हैं। अमल की दुनिया, अमल के मैदान में आए, हाथ से करके दिखाए पाकिस्तान। अब नहीं करेगा, एक करके बारी आएगी। हिजाज तक जब खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, आपके मुंह में शीर शक्कर, हिजाज तक जब फिर बात आएगी तो इट माइट बी टू लेट, इट माइट बी टू लेट। मैं मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन दिस इज़ द सिचुएशन वी हैव ऑन आवर हैंड्स। 50 कश्तियाँ दर्जनों ममालिक से, जिनमें से हमारे सेनेटर मुश्ताक और उनके हमरा कुछ साथी पाकिस्तानी गए हुए हैं, उसका जिक्र तक भी नहीं किया हमारी यूनियन ने। बिकॉज इखवान से, डेमोक्रेसी से, रिपब्लिक से इतना डर लगता है, इतना डर लगता है हमारे गल्फ़ के हुक्मरानों को कि नाम भी नहीं लेना। जी, दैट इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ द फ़िलिस्तीन। मसला यही है। वहाँ पे डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, चाहे वो इवन PLO की समवट डेमोक्रेटिक है, और दूसरी साइड पे मजहबी जो तंजीमें वो तो इंतहाई डेमोक्रेटिक हैं। उनसे डर लगता है। फीफडम्स ख़राब हो जाएंगे, बादशाहतें हमारी ख़राब हो जाएंगी, चंद लोगों की ग्रीड की खातिर, चंद लोगों की ख्वाहिश की खातिर, उनकी ताकत के नशे की खातिर हम सारे कहीं बर्बाद ना हो जाएं। दुआ कीजिएगा अहले फ़िलिस्तीन के लिए, अहले कश्मीर के लिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के लिए। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।